Hello brainies, once again on my YouTube channel Gaining Knowledge. Today we'll do Psychology Class 12th Chapter 3 Meeting Life Challenges. इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स और शॉर्ट नोट्स प्लस एक्सप्लेनेशन होगी. इसमें जो भी शॉर्ट नोट्स होंगे उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, जिससे आपको शॉर्ट नोट्स और पूरी एनसीईआरटी की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी. दैट्स ऑल. सो स्टार्ट द वीडियो. ये जो पूरा चैप्टर है वो स्ट्रेस के अराउंड रिलेट करता है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, जिसपे बोला गया है पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलाई विच डिस्टर्ब्स द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हिंडर्स द पर्सनस एबिलिटी टू कोप. इसमें बताया गया है कि स्ट्रेस क्या होता है. स्ट्रेस कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें डिस्टर्ब करे और उससे हमारी स्टेट ऑफ एन इंडिविजुअल, मतलब हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट जिसमें हम नॉर्मल पर्सन है, वो हमारी डिस्टर्ब हो जाए और हमें स्ट्रेस फील होने लग जाए और वो हमारी एबिलिटी को हिंडर कर दे किसी भी सिचुएशन को कोप करने के लिए, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, उसे बोलते हैं स्ट्रेस. फिर आता है स्ट्रेस आर ऑफ टू टाइप्स, यू स्ट्रेस एंड डी स्ट्रेस. यू स्ट्रेस क्या होता है? ये गुड होता है, ये गुड स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है और ये पीपल को मोटिवेट करता है कोई भी टास्क या कोई भी वर्क या कोई भी चीज़ करने के लिए. ये क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंटल होता है फॉर अचीविंग अ पीक परफॉर्मेंस इन एनी क्रूशियल टास्क और वर्क. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई रेस भागने वाले हो तो उसमें आप अपनी पीक परफॉर्मेंस, हाईएस्ट एंडोरेंस, हाईएस्ट स्पीड के साथ भागेंगे, जिससे आप उसमें गोल्ड मेडल ले आएंगे और आप अपना टास्क या कोई भी चीज़ अकम्प्लिश कर लेंगे. उसे बोलते हैं यू स्ट्रेस. फिर आता है डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस अच्छा नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल के लिए. क्यों? क्योंकि ये हमारी एबिलिटी को हिंडर करता है कोप करने के लिए विद स्ट्रेस. फॉर एग्जांपल, आपको स्ट्रेस को कोप अप करना है, बट ये आपकी कोप अप एबिलिटी को ही हिंडर कर देता है, उसे कम कर देता है और ये आपको एग्जॉस्टेड कर देता है. एग्जॉस्टेड पर्सन मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली. ये आपको थका देता है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली, जिससे आप कोप अप ना कर पाओ किसी भी स्ट्रेस सिचुएशन को. सो नेक्स्ट we'll move on to the next topic. We have cognitive theory of stress. Next topic is cognitive theory of stress. सबसे पहले cognitive theory of stress किसने दी थी? Lizards and his colleagues. ये एक साइंटिस्ट थे लिजार्ड्स, जिन्होंने कॉन्ग्नेटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस दी थी. अकॉर्डिंग टू द कॉन्ग्नेटिव थ्योरी ऑफ स्ट्रेस, perception of stress is dependent upon the cognitive appraisal of the situation along with the resources available to deal with it. ये क्या बोलता है? according to the cognitive theory of stress, जो भी ये stress है ये हम डिपेंड किस पे करता है? cognitive judgment. judgment माने appraisals. इसका मतलब ये है कि सपोज करो कोई इंसान कॉग्निटिव या मेंटल स्ट्रेस से कोप अप कर रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा दैट दे आर कोपिंग अप विद द मेंटल स्ट्रेस? कैसे पता चलेगा? उसकी जजमेंट से. लाइक अगर हमें कोई क्वेश्चन पूछेंगे या वो मेंटल हम मतलब उसकी मेंटल एबिलिटी पे जज करेंगे या ही और शी इज सफरिंग विद कॉग्निटिव स्ट्रेस. उसके बाद इसमें रिसोर्सेज अवेलेबल टू डील विद इट. रिसोर्सेज मतलब हमारे फिजिकल रिसोर्सेज या हमारे मेंटल या सोशल रिसोर्सेज, जो भी हम यूज़ करके उस स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज. सो दिस इज फर्दर एलिडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग. सबसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी एप्रेसल्स. In primary appraisals, a person views major changes in life as positive, negative or neutral. Negative events in life are appraised on 3 bases. So primary appraisals में क्या होता है कि कोई भी person है वो बहुत सारे चीज़ें नोटिस करता है जो पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं या न्यूट्रल हो सकती हैं. इसमें नेगेटिव इवेंट्स किस पे एप्रिजिट्स करते हैं, उसके क्या 3 बेसिस है? थ्रेट. सबसे पहला है थ्रेट. थ्रेट इट इज़ डिफाइंड एज अ पॉसिबल फ्यूचर डैमेज विच कैन हैपन ड्यू टू स्ट्रेस. थ्रेट का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी पॉसिबल या फ्यूचर में आने वाला समय में कोई भी ऐसा डैमेज, कोई भी ऐसी चीज़ जो हो सकती है किसी इंसान को और उसको स्ट्रेस दिला सकती है, उसे बोलते हैं थ्रेट. सो नेक्स्ट इज हार्म. हार्म क्या है? द डैमेज दैट हैज़ ऑलरेडी बी डन इन द पास्ट. हार्म एक ऐसा प्राइमरी एप्रेसल्स
के 3 बेसिस में से आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लाइक जो डैमेज, जो चीज़ तुम्हारे साथ पास्ट में हो चुकी है और उसने तुम्हें स्ट्रेस दिया हो तो उसे बोलते हैं हार्म। फिर आता है चैलेंज, व्यूइंग मेजर चेंजेस इन लाइफ पॉजिटिवली एंड विद कॉन्फिडेंट एक्सेप्टेशंस टू फेस देम प्रॉपरली। चैलेंजेस क्या होते हैं? चैलेंजेस आई नो कि सब इसके अवेयर है, रोज़ ना रोज़ तुम्हें कोई ना कोई नया चैलेंज फेस करना पड़ता है और उस चैलेंज को तुम पॉजिटिवली लो और अपनी लाइफ को उस चैलेंज कंप्लीट करके और पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाओ और उसे फेस करो, इज़ नोन एज चैलेंज। फिर आता है सेकेंडरी अप्रेजल्स। इट इज़ डिफाइंड एज द असाइनमेंट ऑफ द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल टू डील विद सिचुएशन एंड दीज रिसोर्सेज कैन बी फिजिकल, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल। ये क्या है? असेसमेंट है कोई भी एबिलिटी ऑफ रिसोर्स एंड पोटेंशियल। लाइक कोई भी आपके पास रिसोर्स है या कोई भी आपके पास ऐसी पोटेंशियल है किसी भी सिचुएशन या किसी भी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए, उसे बोलते हैं सेकेंडरी अप्रेजल्स। इसमें क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, मेंटल, सोशल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकती हैं। फाइनेंशियल में जैसे मनी है, लाइक आप पे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही है जो आपको स्ट्रेस दिलवा रही है तो आप फाइनेंशियली भी उसे कोप अप कर सकते हैं। सोशल, लाइक आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा हो, आपके पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशन अच्छे हो तो आप उनसे बात करके अपने स्ट्रेस कोप अप कर सकते हैं। सो primary and secondary appraisals are subjective and dependent on the experience of the individual and also whether they are controllable or not. सो ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी है वो सब्जेक्टिव है और वो डिपेंड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास्ट एक्सपीरियंसेस पे, मतलब आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करा है और उसको कोप अप करा है। तो ये उसके बाद देखते हैं कि वो चीज़ कंट्रोलेबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल आप डिप्रेशन से कोप अप कर रहे हो तो आपने उसको कोप अप कर लिया, यू आर कोपिंग योर डिप्रेशन, बट क्या वो एक हद स्टेट तक जाकर कंट्रोलेबल है या नहीं, ये सब जज करा जाता है। So next we'll study types of stress. There are various types of stress. First of all we'll study physical and environmental stress. Physical stress happens when we feel physically exhausted and strained due to overreaction, lack of sound sleep and nutrition diet. So physical stress क्या होता है? Physical stress happen when you are physically exhausted. Suppose आप ग्राउंड में 5 राउंड्स लगा रहे हैं तो उसके बाद आपकी पूरी एंड्योरेंस और स्पीड, एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी है तो आप फिजिकली एग्जॉस्टेड और स्ट्रेंड हो चुके हो जिसके बाद आप कोई भी काम नहीं कर सकते। और फिजिकली मतलब फिजिकल स्ट्रेस तब भी होता है जब आप लैक ऑफ साउंड स्लीप करते हो और आप जब अच्छा खाना नहीं खाते। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस। Environmental stress includes noise and air pollution and dirty surrounding which make us feel stress. Suppose करो किसी को like गंदी डर्ट वगैरह नहीं पसंद होती, किसी को ज़्यादा नॉइज़ पसंद नहीं होती तो वो आपको इरिटेट करती हैं और इरिटेशन के और एंगर और हॉस्टाइल के चक्कर में आपको इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो जाता है जिसे बोलते हैं हम इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। फिर आता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कैसे होता है? स्ट्रेस जनरेटेड बाय अस फ्रॉम अ माइंड्स इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड इज सब्जेक्टिव इन नेचर। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ऐसे हो गया, सपोज करो आपका परसों एग्ज़ाम है और आप सोचे जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे, सोचे जा रहे हो कि हाँ मेरा परसों एग्ज़ाम है, ये भी करना है वो भी करना है, इतना सिलेबस कैसे कवर करूँगा, तो आप उसको सोच के अपने दिमाग में ही ऐसा जनरेटिव स्ट्रेस बना लेते हो जो आप कोप अप नहीं कर पाते कभी कभी, एज यू डू नॉट स्टडी और समथिंग एल्स मे बी द रीज़न, तो इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। वेरियस सोर्सेज ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आर फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रेशर, सोशल प्रेशर। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के वेरियस सोर्सेज हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को लेके, कॉन्फ्लिक्ट्स किसी से लड़ाई हो गई, इंटरनल प्रेशर खुद कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच के स्ट्रेस ले रहे हो, और सोशल प्रेशर जो आपको इन्फ्लुएंस करता है। सो उसके बाद आता है सोशल स्ट्रेस। सोशल स्ट्रेस एज वी नो एवरी वन हैव, इट रिजल्ट फ्रॉम अ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन इंटरेक्शंस विद अदर। ये सोशल स्ट्रेस किससे रिजल्ट करता है? अपने फैमिली, दोस्तों या कलीग से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से, या अदर पीपल से इंटरेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, या आपने कुछ बोल दिया किसी को तो आपको उस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है। सो देयर आर मेनी वेरियस things which give us social stress. So for example, break up with a friend, death of a close family member.
So these are two examples. Social stress is also subjective in nature. ये भी subjective in nature ही होता है. So next we'll do sources of stress. लाइफ इवेंट्स. सबसे पहले स्ट्रेस के सोर्सेज क्या हैं, हमें किस चीज़ से स्ट्रेस मिलता है. लाइफ इवेंट्स लाइक आपकी लाइफ में कोई छोटी या बड़ी चेंजेस हो गए जो भी प्री प्लान नहीं थे, और कभी कभी जो प्री प्लान थे और आपको इजी टू कोप कर लो, और लाइक चेंजिंग इन स्कूल्स वगैरह लाइफ इवेंट्स हो गए. और उसके बाद सम बिग चेंजेस हैपन्स इन लाइफ्स दैट आर अनप्रिडिक्टेबल इन नेचर एंड यू आर अनएबल टू डील विद इट. फॉर एग्जाम्पल डेथ ऑफ अ close family member or a death of a friend. So next sources, traumatic events. Traumatic events are those events which leave a deep imprint on the mind of the victims and affect them psychologically and emotionally, and tragedy events are of non-recurring nature. For example, आपके सामने terrorist attack हो चुका है और there is a huge impact in your memory about it and which is harming you psychologically and emotionally, and वो कभी भी non-recurring nature नहीं हो सकता क्योंकि आपके दिमाग से ऐसा इंसिडेंट निकल ही नहीं चलता जो कभी भी वैनिश ना हो सके. सो फॉर एग्जाम्पल रेप एंड टेररिस्ट अटैक. नेक्स्ट इज हैजलेस. हैजलेस मतलब डे टू डे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस लाइक नॉइजी सराउंडिंग, स्ट्रेसफुल जॉब एड अप टू अ स्ट्रेस लेवल. लाइक हम रोज़ स्कूल जाते हैं, किसी किसी को स्कूल जाना अच्छा लगता है बट मोस्ट ऑफ children do not like, so that is a stressful situation they face day to day if they haven't completed their homework, or for job people if they haven't made their presentations. So ये day to day full stressful situations होती हैं. फिर social support in such cases important and it help an individual coping with hassles. मतलब इस वाली डे टू डे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस के लिए आपको सोशल सपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल चिल्ड्रंस के लिए उनके टीचर बहुत ही अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए, उनको पढ़ाई में मदद करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उन पे ध्यान देना चाहिए. एंड फॉर जॉब्स दे शुड गिव देम 1-2 days टू कंप्लीट द टास्क. सो सोशल सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड you should feel free to talk to whom when you are not able to do any work. So social support is the main key which help individual coping with it. So next we'll study effect of stress on psychological functioning and health. मतलब stress का क्या क्या effect क्या क्या हो सकता है, इससे क्या क्या हो सकता है हमारी psychological functioning और health पे. So the effect of stress on psychological functioning are explained as follows. सबसे पहले emotional effects. सबसे पहले ये हमारी emotional effects को हार्म करता है. लाइक पीपल हु सफ़र फ्रॉम इमोशनल स्ट्रेस एक्सपीरियंसेस अ लॉट ऑफ मूड स्विंग एंड बिकम emotionally unstable, which aligns them from their family and friends. As a result, which self-confidence and self-esteem are hampered. Like for example, जो बहुत ज़्यादा emotional stress से सफ़र करते हैं वो बहुत ज़्यादा mood swings experience करते हैं. For example, आप एकदम किसी से बात कर रहे हो और एकदम आपको गुस्सा आ जाए और आप emotional हो जाओ, तो इमोशनल मीन्स एंगर, या कभी कभी हॉस्टाइल हो जाओ और कभी कभी मूडी हो जाओ, यू डोंट टॉक टू अदर्स. तो ये आपकी इमोशनल अनस्टेबिलिटी को दिखाता है. और इससे क्या हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से अपार्ट हो सकते हो, फ्रेंड्स से अपार्ट हो सकते हो, और ये ओवरऑल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो देन नेक्स्ट we'll study psychological effects. So certain hormones like cortisol and adrenaline are produced in our body in stressful situation, and that can be effective in short run, but in long run it does hamper our well-being. सो साइकोलॉजिकली फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हॉर्मोन्स एड्रेनलिन हमारे हॉर्मोन्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को जनरेट करते हैं, जो इफ़ेक्टिव हो सकते हैं शॉर्ट रन, बट लॉन्ग टर्म के लिए इट डज़ नॉट हैम्पर आवर वेल-बीइंग. देन वी विल स्टडी एग्जाम्पल्स. सो एग्जाम्पल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स इंक्लूड्स अ इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. सो बेसिकली आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट या क्रॉनिकल हार्ट डिसीजेज वगैरह आप की जनरेट कर सकता है. तो नाउ नेक्स्ट विल स्टडी कॉन्ग्निटिव इफेक्ट्स. कॉन्ग्निटिव बेसिकली मीन्स मेंटल इफेक्ट्स. आपकी मेंटल वेलबींग को कैसे डिस्टर्ब करता है. टू मच स्ट्रेस लीड्स टू मेंटल ओवरलोड एंड हिंडर आवर कॉन्ग्निटिव एबिलिटीज लाइक मेमोरी,
डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन। जो भी स्ट्रेस है वो क्या करता है, आपकी मेंटल ओवरलोड कर देता है, लाइक आपके ब्रेन को हिंडर करता है और आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक आपकी मेमोरी एबिलिटी कम कर देता है, आपको डिसीजन मेकिंग अच्छे नहीं कर पाते और आप अपनी पढ़ाई या किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ बिहेवियर इफेक्ट। ये आपके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। स्ट्रेस इफेक्ट्स ऑफ बिहेवियर इन द फॉलोइंग मैनर: लेस इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन फूड, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, पुअर वर्क परफॉर्मेंस, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग्स। बिहेवियर इफेक्ट ऐसे कि आप खाना कम खाते हो या न्यूट्रिशन फूड नहीं खाते, आपके स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी वर्क परफॉर्मेंस एफिशिएंसी को पुअर कर सकता है और आपको लाइक यू कैन कंजर्व अल्कोहल एंड ड्रग्स। सो ये सारे मेजर बिहेवियर चेंजेस आते हैं स्ट्रेस की वजह से। सो नेक्स्ट वील स्टडी स्ट्रेस एंड हेल्थ। स्ट्रेस और हेल्थ कैसे कोरिलेटेड है। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन हेल्थ इज एक्सप्लेन एज फॉलोज। पहले तो व्हेन वी आर हाईली स्ट्रेस वी बिकम फिजिकली एग्जॉस्टेड, फील टायर्ड, लेस एनर्जेटिक एंड फील एंशियस। सो ये मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप हाईली स्ट्रेस्ड हो तो आप फिजिकली एग्जॉस्टेड हो जाओगे। फिजिकली एग्जॉस्टेड से फिर आप टायर्ड फील करोगे, फिर लाथार्थिक फील करोगे, एनर्जेटिक नहीं होगे और एंशियस फील करोगे, लेजीनेस होगी, थके थके फील करोगे स्ट्रेस की वजह से। सो स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एग्जॉशन इज कॉल्ड बर्न आउट। सो टोटली वी कैन से the exhaustion of physically, emotionally and mentally is all over known as burnout. So this is very important term in your NCERT. Please note it or make notes of it so you can revise it during your exam. So it's very important. Major root cause of high BP, diabetes, high rate इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस से हमारी हेल्थ को क्या हो सकता है, हमें बीपी की प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती है, डायबिटीज़ मीन्स लाइक शुगर। सो हाई हार्ट रेट हो जाता है, हमें हार्ट के क्रॉनिकल हार्ट डिजीजेज लाइक हार्ट रेटेड डिजीजेज बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं उस स्ट्रेस की वजह से। सो 50-60% ऑफ मेडिकल विजिट्स आर बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो इट हैज़ स्टेटेड दैट कि जो भी मेडिकल विजिट्स, जो भी ज़्यादातर ऑल ओवर 50-60% ऑफ पीपल विजिट टू हॉस्पिटल्स फॉर अ मेडिकल विजिट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स. We'll study journal adaptation syndrome, GAS. So it's very important for your board and for your terms exams in schools. So key feature of GAS model are explained as follows. So Sile subjected human beings and animals to stressful situation in his experiment to observe the bodily response for both. So क्या था, Sile was a person who subjected a experiment in which he take human beings and animals and put in a stressful situation to observe their responses, their bodily responses. So what he did, he take animals and उसने animals को tough condition में रखा like high temperature और insulin injections in the laboratory. So he observed a pattern of bodily response of patients suffering from major illness and he observed a similar pattern of bodily responses both in humans and animals. This pattern is called journal adaptation syndrome, GAS. तो उसने क्या ऑब्जर्व करा कि there was a बॉडीली रिस्पॉन्स ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम मेजर इलनेस. सो जिससे भी उसने इस कंडीशंस में रखा होगा उसने देखा वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था मेजर इलनेस से. तो यही उसने सेम चीज़ ऑब्जर्व करी ह्यूमंस और एनिमल्स में. तो इस पैटर्न को बोलते हैं ओवरऑल जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, GAS और गैस. सो गैस में 3 स्टेजेस होते हैं: अलार्म stage, resistance stage, exhaustion stage. So the stage of the gas model are explained below. सबसे पहले आता है alarm reaction state. The presence of noxious stressors lead to activation of the pituitary cortex system and hormones like adrenaline and cortisol are released and thus the body is ready for flight or fight responses. अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या, आप कोई भी स्ट्रेसर ले लो, स्ट्रेसर लाइक कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी फिजिकल स्ट्रेसर ले लो, कोई भी ऐसी चीज़ ले लो जो किसी भी इंसान या किसी भी एनिमल के पास पड़ी हो, उसे डिस्टर्ब करे जिससे उसकी बॉडी रेडी हो जाए और स्ट्रेस प्रोड्यूस करे जिससे वो फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्सेस कर पाए. मतलब
एक ऐसा स्ट्रेसर जो आपके एक्टिवेशन को लीड करता है, जिससे इट मेक्स योर बॉडी टू रेडी फॉर अ फ्लाइट और अ फाइट रिस्पॉन्स। फिर आता है रेजिस्टेंस स्टेज। रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आप प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लीड्स टू द रेजिस्टेंस स्टेट एंड थस द पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम calls for careful use of body resources and thus we are able to confront the disaster। इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस स्टेज में आप बहुत देर तक स्ट्रेस को फील कर रहे हो, बहुत देर तक, और आप इससे एग्जॉस्टेड हो चुके हो। तो रेजिस्टेंस से स्पेसिफिकली रेजिस्टेंस क्या बोलता है, रेजिस्टेंस से दैट किसी भी चीज़ को अपोज करना या रोकना। तो आप ऐसी रिसोर्सेज या ऐसे कोप अप हो जाते हो जिससे आप उस स्ट्रेस को कोप करते हो या डिफेंस करते हो, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस स्टेज। इसमें रिसोर्सेज फिजिकल, मेंटल, सोशल, फाइनेंशियल हो सकती हैं। फिर आता है एग्जॉशन स्टेट। एग्जॉशन स्टेट में क्या होता है, टू मच एक्सपोजर टू प्रोलॉन्ग स्ट्रेस लीड्स टू एन एग्जॉशन स्टेट एंड द बॉडी इज ड्रेन्ड ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू डील विद द स्ट्रेसफुल स्टेशन। इसमें क्या होता है, एग्जॉशन स्टेट में जब आप बहुत ज़्यादा देर तक स्ट्रेस को लीड करते हैं और एक्सपोजर हो जाता है जिससे आप एग्जॉस्टेड हो चुके हो और आप अब बिल्कुल भी उस हालत में नहीं हो कि आप उसको कॉप अप कर पाओ और आप अपनी सारी रिसोर्सेज को ड्रेन कर देते हो। यू ड्रेन्ड ऑफ इट्स रिसोर्सेज टू डील विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन, और आप उस सिचुएशन को अब हैंडल नहीं कर सकते। उस स्टेज को बोलते हैं एग्जॉशन स्टेज। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आप भाग रहे हो या आप भाग रहे हो 800 मीटर और आप चौथे राउंड के हाफ में ऐसे एग्जॉस्टेड हो चुके हो कि आप अपने अब पैर मूव ही नहीं कर सकते, आप भाग ही नहीं सकते, आपने अपने भागने की एबिलिटी को ही खो दिया है अब, तो आप उस सिचुएशन या उस रेस को जीत ही नहीं सकते। ऐसे ही सिमिलरली एग्जॉशन स्टेट होती है जिसमें आप कोई भी रिसोर्सेज अपनी ड्रेन कर चुके होते हो और आप अपनी कोई भी रिसोर्सेज को यूज़ करके उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से नहीं निकल सकते, पूरे एग्जॉस्टेड हो चुके हो, तो उससे बोलते हैं एग्जॉशन स्टेट। फिर physiologically system involved in the alarm reaction stage and resistance stage become ineffective and the chance of high blood pressure increasing। तो physiological system क्या बोलता है कि जो alarm reaction stage और resistance stage होती है ये ineffective हो जाती है और इसमें आपको हाई ब्लड प्रेशर के रेट या आपको इफेक्ट करने का इंक्रीज बढ़ जाता है। So next we'll move on stress and immune system. The relation between stress and immune system is elaborated below. There is a direct correlation between increase in level of stress and impairment in working of the immune system. इसमें direct correlation होता है increase of level of stress and impairment in working of immune system। जितना जितना आपका stress बढ़ता जाएगा उतना उतना आपका immune system कमज़ोर होता जाएगा। So they are inversely proportional। Taking too much stress can hamper the working of the immune system, which is responsible for protecting the body from the attackers within the body and outside the body. So जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपका इम्यून सिस्टम वर्किंग करने की कैपेबिलिटी में नहीं होता, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते अटैकर्स से और आउटसाइड द बॉडी और विद इन द बॉडी। सो नेक्स्ट वील डन psychoneuroimmunology. Psychoneuroimmunology studies the link between mind, brain and immune system and the effect stress has on the working of the immune system. So साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी स्टडी क्या बोलती है, ये ब्रेन, माइंड और इम्यून सिस्टम को लिंक करती है और इफ़ेक्ट बताती है स्ट्रेस का जो हमारे इम्यून सिस्टम पे होगा। सो बेसिकली it says the effect stress has on the working of the immune system. So next we'll do stress and lifestyle. Stress और lifestyle कैसे correlated है और हमारी stress हमारी lifestyle को कैसे impact करता है, कैसे disturb करता है। So lifestyle is defined as the overall pattern of a person day-to-day decision making and the way he/she live in life that determine their health and quality of life। तो लाइफस्टाइल क्या है, एक ओवरऑल पैटर्न है जिसमें कोई भी इंसान डे टू डे डिसीजन लेता है, डे टू डे चीज़ें करता है जिसकी उसकी लाइफ्स की और जिससे उनकी लाइफ डिटरमाइन होती है और उनके हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटरमाइन कर सकते हैं हम किसी भी इंसान की।
देर इज़ अ डायरेक्ट करेक्लेशन बिटवीन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफ स्टाइल. तो हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होगा तो अनहेल्दी लाइफ स्टाइल होगी. इट इज़ ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बढ़ेगा तो हेल्दी लाइफ कम होगी. ठीक है, अगर आपका स्ट्रेस ज़्यादा है तो आपका लाइफ स्टाइल अनहेल्दी होगा, और अगर आपका स्ट्रेस कम है तो आपका लाइफ स्टाइल हेल्दी होगा. People who are highly stressed have poor nutritional habit, disturbed sleep patterns and no fitness regimen to look after their health and well-being. ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो भी इंसान ज़्यादा स्ट्रेस लेगा पहले तो उसकी न्यूट्रिशनल डाइट बहुत ज़्यादा पुअर होगी, फिर उसके बाद उसके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होंगे, उसको कम सोएंगे वो, और उनके फिटनेस कोई भी नहीं होगी. दे आर नॉट लिविंग अ हेल्दी एंड फिटनेस लाइफ जो उनकी हेल्दी और वेलबींग को सपोर्ट करे. सो प्रॉपर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल हैज़ फॉलोइंग प्री रिक्वेस्टिक्स. मतलब अगर आप द अदर प्री रिक्वेस्टिक ऑफ प्रॉपर एंड हेल्दी लाइफस्टाइल, फर्स्ट पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव सोचो, जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो. न्यूट्रिशन डाइट लो, अच्छा खाना खाओ, बैलेंस डाइट लो, हैविंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. और सोशल सपोर्ट बहुत होना चाहिए. आजकल हम यही देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल डाइंग विदाउट द सोशल सपोर्ट एंड राइटिंग अ नोट एंड डूइंग सुसाइड्स. सो इट इज़ अ लैक ऑफ अ सोशल support. You're not talking to others, so social support is very very important. Exercise, again it's very important. You should do daily basis exercise or go to gym or and eat nutrition and balanced diet. So next we'll study coping with stress. How to cope with stress. First of all, coping क्या होता है? Coping is defined as a dynamic situation specific reaction and coping is also relative in nature. Coping किसी भी चीज़ से cope करना या किसी भी चीज़ से लड़ना, जिससे लड़ना मीन्स नॉट फिजिकल फाइटिंग, इंटरनल मेंटली फाइटिंग, कि जिससे आप उसको कोप अप कर पाओ, जिससे आप उसको डिफेंस कर पाओ. वेरियस स्ट्रेटजी हैज़ बीन सजेस्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट टू डील विद स्ट्रेसफुल सिचुएशन विच आर डिस्कस बिलो. तो सबसे पहले हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं एंडलर एंड पार्कर, जिन्होंने टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी दी थी. वो किस पे फोकस करती है? वो फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इन क्लियर मैनर एंड कपिंग अप विद द सोल्यूशन ऑफ द सेम. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या होती है? ये फोकस करती है किसी भी प्रॉब्लम को, सबसे पहले ये फोकस करेगी और अंडरस्टैंड करेगी प्रॉब्लम को इन अ क्लियर मैनर, और उसके बाद उसका सोल्यूशन देगी. ठीक है, फिर आता है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी क्या बोलती है? ये इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है, उसको स्टेबल रखती है और अपने एक्सप्रेशंस को प्रॉपरली इमोशंस के साथ इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ाती है. लाइक ओरिएंटेड स्ट्रेटजी लेस फोकस ऑन मेंटेनिंग इमोशनल स्टेबिलिटी एंड प्रॉपर एक्सप्रेशंस ऑफ आवर इमोशंस. कब कौन सा इमोशन दिखाना है, इट्स टोटली अबाउट इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रेटजी. Next we'll do avoidance oriented strategy, third strategy which was given by Andler. And avoidance oriented strategy is all about minimizing the seriousness of the situation by suppressing the stressful thoughts and replacing them with self protecting thoughts. For example, avoid करना है, सिंपली अवॉइड करना है किसी भी चीज़ को. फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी चीज़ स्ट्रेस दे रही है, बहुत सीरियसनेस दे रही है, तो उस सिचुएशन को आपको सप्रेस करना है और ऐसे माइंड में थॉट्स ही नहीं लाने जिससे आपको स्ट्रेस हो, और उसको रिप्लेस करना है विद सेल्फ प्रोटेक्टिंग थॉट्स. फिर नेक्स्ट साइकोलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम है लाजर्स एंड फोकमैन्स. उन्होंने पहला दिया था इमोशन फोकस स्ट्रेटजीज. इसमें क्या है? फोकस ऑन साइकोलॉजिकल चेंजेस विच हेल्प इन कंट्रोलिंग द इमोशन. ये साइकोलॉजिकल चेंजेस से हमारे इमोशंस को कंट्रोलिंग में हेल्प करते हैं, जिसमें इन्वॉल्विंग वेंटिंग आउट फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन एंड इट इज़ इफेक्टिव व्हेन द सिचुएशन इज़ नॉट अंडर कंट्रोल. तो ये वेंटिंग आउट करते हैं हमारी फीलिंग्स को, एंगर और फ्रस्ट्रेशन को, और ये तब इफेक्टिव होते हैं जब कोई भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और हमारे कंट्रोल हमारी बाउंड्रीज में नहीं होती. नेक्स्ट वील डू प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी. प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी क्या बोलती है? फोकस ऑन रिड्यूसिंग द थ्रेट विच द सिचुएशन कैन कॉज एंड इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग अ पर्सन नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम.
सो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रेटजी में आपको उस थ्रेट, उस चीज़ को ही रिड्यूस करना है जो आपको, जो फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर जाए जिससे आपको स्ट्रेस हो। और इसमें क्या होता है, इंसान अपनी नॉलेज और सेल्फ अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। So it is also effective when the situation is under control. So emotion focused strategies and problem focused strategies तभी effective होंगी जब आपकी कोई भी situation out of control है, आपके control में नहीं है और out of the boundaries है, ठीक है। Next we'll move on to stress management techniques. So आई नो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है और आप सबको पता है कि आप कैसे अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, कौन कौन सी टेक्निक्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल relaxation techniques involve deep breathing exercise which reduce symptoms of stress. It keeps up BP and heart rate under control. सबसे पहले आप इन एंड आउट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, आसन्स, प्राणायाम्स कुछ भी कर सकते हैं जिससे आपको स्ट्रेस सिम्टम्स रिड्यूस हों और आपका बीपी और हार्ट रेट कंट्रोल में रहे। सेकंड, मेडिटेशन, जो हम बिल्कुल भी नहीं करते, बट या मेडिटेशन इज़ अ गुड स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. It is defined as a sequence of techniques which aids in enhancing focus and attention and helping in attaining a new level of consciousness. Meditation से क्या होता है, एक तो आपका concentration power बहुत 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 ज़्यादा improve होता है, तो meditation is a very good technique. Next is exercise. Yeah, exercise helping in controlling BP, heart rate, strengthen immune, control blood sugar level, etc. And some of the most effective exercise are running, cycling and swimming. So exercise regular basis पे करनी चाहिए. It's very important for a healthy lifestyle. So next, other effective stress management techniques are creative visualization, cognitive behavior therapy and biofeedback etc. So visualization करना, ऐसी fantasies या किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में सोचना जो आपको pleasure दे. So these are the techniques which can help to reduce stress. नेक्स्ट विल डू प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग. आप कैसे पॉजिटिव हेल्थ या वेलबींग को प्रमोट कर सकते हैं. सबसे पहले, रीसेंट स्टडीज बाय कोशाबा हैव शोन दैट पीपल हु एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस बट लो लेवल ऑफ इलनेस एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कमिटमेंट्स, कंट्रोल एंड चैलेंज विच कैन बी कैरेक्टराइज अंडर पर्सनैलिटी ट्रेड ऑफ हार्डनेस. सो सबसे पहले ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. सो इसने बोला कि जो इंसान ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है और उसको इलनेस कम होती है, उसका इफ़ेक्ट कम होता है, तो उसमें ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करेगा, कमिटमेंट्स, कंट्रोल एंड चैलेंज. सी क्यूब से याद रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कमिटमेंट, कंट्रोल एंड चैलेंज. नेक्स्ट, life skill helps in adapting and dealing with problem in life. Some of the life skill necessary for our overall development are. So life skills are very important. So at every time, every age, in every age it's very important. Life skills होनी बहुत ही ज़रूरी हैं. So ये हमें डील करती हैं और अडेप्टिंग करने, प्रॉब्लम्स, लाइफ की प्रॉब्लम सेफ डील करने में हेल्प करती है. तो सबसे पहले लाइफ स्किल आती है टाइम मैनेजमेंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी आर अनेबल टू डू दीज डेज. सो टाइम मैनेजमेंट तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, सो बट वील ट्राई टू डू इट. टाइम मैनेजमेंट इज बेसिकली लाइफ मैनेजमेंट विच इम्प्लाइज सेटिंग अप प्रायोरिटीज एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट विच कीप अस रिलैक्स. सो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली क्या बोलता है कि हमें अपनी लाइफ के मैनेजमेंट में या अपनी लाइफ के शेड्यूल में वो चीज़ें इम्प्लाइज करनी है जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ है और हमें उसको एग्जीक्यूट करना है. एक टास्क में एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क फर्स्ट विच कीप अस रिलैक्स. सो हमें एग्जीक्यूशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टास्क करने हैं जो हमें रिलैक्स फील करवाए. वो काम हमें पहले करना है जो हमें रिलैक्स फील करवाए. Next is assertiveness. Assertiveness helps in expressing our opinions confidently and without any hesitation, and this faculty is effective communication skills and high self-confidence. So the assertiveness क्या होती है कि हम अपने opinions किसी भी जगह पर, चाहे वो कहीं पे 100 लोग बैठे हों, 200 लोग बैठे हों, 1 लोग बैठा हो, 50 बैठे हो, अपने opinions confidently express करना without any hesitation
एंड अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करना और अपने आप में सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना। फिर आता है रेशनल थिंकिंग। रेशनल थिंकिंग मीन्स हेल्प अस थिंक इन अ ऑर्गेनाइज मैनर एंड हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रेशनल थिंकिंग, रीजनेबल थिंकिंग, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ में बताना या ऑर्गेनाइज्ड मैनर में किसी भी चीज़ को डिंग्विस्टिक करना अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ सही है, ये गलत है, उसे बोलते हैं रेशनल थिंकिंग। इंप्रूव करता है वो रेशनल थिंकिंग। सम अदर इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स आर ओवरकमिंग unhelpful habits like avoidance, procrastination, self care and improving relation with others. So important life skills क्या है? सबसे पहले हमने unhelpful habits like avoidance और procrastination दूर करनी है, इसको overcome करना है. First of all procrastination जो हम सब feel करते हैं, it's a very 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 common thing which we all humans do. So procrastination को overcome करना है, avoidance को overcome करना है और सेल्फ केयर एंड अपनी रिलेशनशिप विद अदर्स इम्प्रूव करनी है. पॉजिटिव हेल्थ मीन्स अ स्टेज ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेल-बीइंग. Positive health is not just about the absence of disease and factor responsible for positive health are explained below. So positive health क्या होती है? Positive health एक पूरी state of a person जिसमें वो physically, mentally, emotionally, socially और spiritually well-being होता है, उसे बोलते हैं positive health. Positive health में ये नहीं होता कि आपको कोई disease नहीं हो तो you are very healthy and you are very well-being, ऐसा नहीं होता. इसके बहुत सारे फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए जो आपके इलनेस को प्रिवेंट करे, आपके क्रॉनिकल हार्ट डिजीज़ेस और ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखे और आपके हेल्थ को अच्छा करे. एंड अ बैलेंस डाइट और डाइट में आप बैलेंस डाइट हेल्प्स इन कोपिंग विद. सो नेक्स्ट विल डू पॉजिटिव एटीट्यूड. आपका हर चीज़ को लेके पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए. और पॉजिटिव हेल्थ एंड पॉजिटिव वेलबींग में एक डायरेक्ट करेक्टलेशन होता है जो आपका एनहेंस करता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एम इन लाइफ, टेकिंग फ्लॉज पॉजिटिवली एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. देयर इज अ डायरेक्ट correlation between exercise and positive health, and exercise strengthen our immune system, control the amount of fat and BB as well. So exercise हम पीछे पढ़ चुके हैं. So exercise is very important, मैंने पहले ही बता दिया है. So other factor contributing to positive health are positive thinking and social support. Social support और positive thinking मैंने पहले बता चुकी है. So that's all. Thanks for watching. Bye brainies. Please like, subscribe and share. Gaining knowledge for more videos.